A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में केमिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर गैसीय नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैसियस लॉस, इस चैप्टर का पार्ट 5 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चैनल पर जाइएगा और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2021 वाली, आपको वहां पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को मिलाकर मैंने आपको इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीटली फिनिश करवा दिया है, और इसके अलावा पार्ट 4 में मैंने आपको इस चैप्टर के टोटल 14 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन के विसरण की दर एक दूसरी गैस एक्स के विसरण की दर से 5 गुनी है। गैस एक्स का अणुभार है। तो हमें इस क्वेश्चन में गैस एक्स का अणुभार निकालना है। देखिए अणुभार को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और गैस एक्स का निकालना है तो क्या हो जाएगा, एम एक्स की वैल्यू को हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन को एक बार आप फिर से पढ़िए। यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन के विसरण की दर एक दूसरी गैस एक्स के विसरण की दर से 5 गुनी है, ये लिखा हुआ है। यानी दिया है हाइड्रोजन के विसरण की दर और अपॉन में मैंने लिख दिया गैस एक्स के विसरण की दर इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 गुनी है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन का अणुभार निकालेंगे। जब हाइड्रोजन का अणुभार निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे 2 मिलेगा ना। हाइड्रोजन का अणुभार 2 ही तो मिलेगा, तो हाइड्रोजन का अणुभार 2 हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्राहम के विसरण के नियम का यूज करेंगे। यानी ग्राहम के विसरण के नियम अनुसार क्या होता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m, ये होता है जहां पे m क्या है, अणुभार है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये रूल मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इस रूल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे ये मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर m2 और अपॉन में m1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ, जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी पार्ट को पढ़ा है उनको पता होगा। ठीक है, अब देखिए R1 और R2 की जगह क्या आ जाएगा। देखिए हाइड्रोजन के विसरण की दर RH2, ये इसकी जगह, ठीक है, R1 की जगह क्या मिला हमें, RH2 हो गया। और फिर उसके बाद गैस X के विसरण की दर ये R2 की जगह यानी क्या हो जाएगा, RX हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इस वाले पार्ट को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जो यहां पे अंडर रूट के अंदर m2 अपॉन में m1 दिया गया, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहां पे अंडर रूट तो आपका लगा ही रहेगा, अंडर रूट ऐसे लगा रहेगा। अब m2 यहां पे देखिए m क्या है, m यहां पे अणुभार है, ध्यान रखिएगा। तो m तो रहेगा ही ऐसे, और 2 की जगह क्या आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहां पे आ जाएगी गैस X, ध्यान रखिएगा X क्यों आई, यहां पे देखिए पलट जाएगा क्योंकि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट m, ये होता है। तो इसीलिए क्या होगा, जो गैस X होगी ये ऊपर, यानी m2 की जगह क्या mx आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अपॉन में m1 है तो m तो रहेगा और 1 की जगह H2 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा MH2। इसीलिए देखिए यहां पे ये अंडर रूट के अंदर mx और अपॉन में MH2 ये मैंने लिखा हुआ है। यहां तक आपका स्टेप क्लियर हो गया होगा, ये मैंने आपको किनारे सॉल्व करके डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि हाइड्रोजन के विसरण की दर एक दूसरी गैस एक्स के विसरण की दर से 5 गुनी है ना, 5 गुनी है। यहां पे मैंने 5 लिखा भी हुआ था। अब क्या करेंगे, देखिए इतने की जगह जो RH2 अपॉन में RX ये है, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं 5, ये मैंने लिख दिया 5 इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए अंडर रूट ये आपका लगा रहेगा, mx ये भी आपका एज इट इज रहेगा, MH2 m से मतलब अणुभार होता है हमारा, और H2 मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन,
और H2 का अणुभार यानी हाइड्रोजन का अणुभार हमने कितना निकाला था, ऊपर 2 निकाला था ना, इसी 2 को हम रखेंगे MH2 की जगह, तो क्या आ जाएगा, देखिए MX तो आपका ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे MS2 की जगह 2 आ गया और यहाँ पे अंडर रूट तो आपका लगा ही रहेगा और इज इक्वल टू 5 तो यहाँ पे है ही, क्योंकि क्वेश्चन में 5 गुना ऑलरेडी दिया है। अब इसके बाद देखिए दोनों पक्षों का हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से जो रूट है ये सिर्फ हट जाएगा, तो क्या मिलेगा, mx अपॉन में 2 मिलेगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 25 के नीचे 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, mx की मल्टीप्लाई 1 में mx ही मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई 25 में आपको क्या मिलेगा 50, यानी mx की वैल्यू हमें यही निकालनी थी जो कि हमें क्या मिल गई 50, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में आपका दिया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पे आंसर करने से कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक पेपर में आप नहीं सॉल्व कर पाते क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पे कुछ ना कुछ चेंज जरूर कर दिया जाएगा, 5 गुनी की जगह कुछ और आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फॉर्मूले को समझिएगा, फॉर्मूला कैसे हमें यूज करना है ये आपको समझना है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि उच्च दाब तथा कम ताप पर सभी वास्तविक गैसें निम्न में से कैसा व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बता दिया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, यानी उच्च दाब तथा कम ताप पर सभी वास्तविक गैसें निम्न में से कैसा व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं इस चैप्टर में मैं आपको जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूं ना सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन रखता हूं, स्टूडेंट्स तुरंत आंसर करने लग जाते हैं। मैं समझ रहा हूं ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, जो अभी ऊपर मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया, बुक का क्वेश्चन आपके, तो तुरंत आंसर आप लोग कर देते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे तुरंत आंसर करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, आपका टेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन डिटेल में समझा रहा हूं, तो आप क्वेश्चन को समझिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ संख्याएं बदल दी जाती है, कुछ ना कुछ चेंज कर दिया जाता है, तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। 4 ऑप्शन तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी होगा H2 और Cl2, यानी निम्न में से किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा, तो ये होगा ऑप्शन बी H2 और Cl2। क्यों ऐसा हुआ ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जो H2 और Cl2 है ये परस्पर अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है, और डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार क्या होता है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम केवल परस्पर अभिक्रिया नहीं करने वाली गैसों पर लागू होता है। जो गैसें परस्पर अभिक्रिया नहीं करती उन्हीं गैसों पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू होता है। लेकिन यहाँ पे जो H2 और Cl2 है ये परस्पर अभिक्रिया कर लेंगी, यानी H2 प्लस Cl2 अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको 2HCl यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये तो परस्पर अभिक्रिया कर ले रही हैं, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा यही, यानी निम्न में से किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा, तो ये H2 और Cl2, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार है क्या, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम केवल परस्पर अभिक्रिया नहीं करने वाली गैसों पर लागू होता है, और यहां तो ये दोनों परस्पर अभिक्रिया कर ले रही हैं, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे आते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पे है CO2 तथा SO2 गैसों की विसरण
विसरण गतियों का अनुपात होगा। विसरण गतियों का अनुपात पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम CO2 और SO2 इनका अणुभार निकाल लेंगे। तो अणुभार तो आपको निकालना आता ही होगा, सिंपल सी बात है, ये तो आप लोगों ने क्लास 9th में ही सीख लिया होगा। अगर नहीं आता तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ये भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अब जैसे CO2 का अणुभार हमें यहाँ पे निकालना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, देखिए CO2 में C कार्बन यहाँ पे है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसी का दोगुना इसका अणुभार हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी C की जगह 12 प्लस इसके बाद O2 लिखा है, ठीक है। देखिए O से हमारा मतलब ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसी का दुगना इसका अणुभार या फिर आप परमाणु भार बोल सकते हैं, तो क्या होता है 16 होता है। और 2 ऑक्सीजन यहां पे है तो 2 × 60 हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा, यानी 12 और प्लस 32 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 44, यही तो मिलेगा। तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है, यहां पे मैंने बता भी दिया आपको। तो CO2 का अणुभार 44 ये मिलेगा और SO2 का अणुभार 64 निकलेगा। आप निकाल के चेक कर सकते हैं, एक मैंने आपको ऊपर निकाल के दिखा दिया, SO2 का आप खुद निकाल सकते हैं, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 16, इसी का दुगना इसका अणुभार या फिर परमाणु भार 32 हो जाएगा। और प्लस O2 है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार या फिर आप अणुभार बोल सकते हैं, वो क्या होता है 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16 हो जाएगा, यानी 32, यानी O2 की जगह 32, यानी 32 प्लस 32 मिलके आपका क्या होगा 64, यही तो होगा। तो ये भी तो मैंने आपको निकाल के बता दिया 64। तो CO2 और SO2 का अणुभार हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राहम के विसरण के नियमानुसार R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ये होता, अभी ऊपर ही मैंने आपको ये बताया हुआ था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में हमें यहाँ पे CO2 तथा SO2 गैसों की विसरण गतियों का अनुपात होगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, जो ऊपर अभी मैंने आपको बताया, R1/R2 इज इक्वल टू अंडर के अंदर M2/M1, यही तो होगा, सिंपल सा फॉर्मूला, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिए R1 की जगह क्या हो जाएगा, R CO2 हो जाएगा, और R2 की जगह R तो रहेगा ही और SO2 हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो R CO2/R SO2 इज इक्वल टू, अब देखिए M2 की जगह क्या आएगा, देखिए पलट जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी देखिए जो SO2 है ये ऊपर आ जाएगा, देखिए M ये तो यहां पे रहेगा ही, और 2 की जगह क्या आ जाएगा, यहां पे SO2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अपॉन में M, तो M1 की जगह M तो रहेगा ही, और 1 की जगह आपका CO2 हो जाएगा, और ये अंडर रूट लगा रहेगा। क्यों पलट जाता है, क्योंकि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ये आपका है, तो उल्टा हो जाता है, पलट जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये SO2 यहाँ पे ये ऊपर और CO2 नीचे आ गए, इतना आपको समझना है, ये स्टेप समझ जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज को पुट कर देना है यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे SO2 इसका अणुभार ऊपर पहले ही निकाल दिया है 64, और CO2 का हमने 44 निकाला है ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो पुट कर देते हैं SO2 की जगह 64। देखिए M यहां पे अणुभार होता है, ध्यान रखिएगा, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया होता। तो MSO2 यानी 64 और MCO2 यानी 44 यहां पे रखेंगे इसकी जगह, और यहां पे अंडर रूट लगा रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 से करिए, देखिए 4 1 जा 4 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, 4 6 जा 24 यानी 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 यानी 11, यानी अंडर रूट के अंदर 16/11 ये हमें मिलेगा। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग कर लेंगे, यानी √16 और अपॉन में √11 लिख सकते हैं ना, पूरे पे अंडर रूट लगा है तो अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, हमें 4 मिल जाएगा, और √11 आपका ऐसे ही रहेगा। तो 4 और √11 ये हमें मिला है। अगर रेशियो में लिखना चाहे तो 4 और अंडर रूट के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, यानी 4:11, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, अगर ये सब रूल आपको पता है तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया हुआ है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में। मैं आपको फिर से बता देता हूं, जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर करने लगते हैं, आंसर करते हैं आप लोग, अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा, लेकिन
कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है, ध्यान रखिएगा। ये बुक का क्वेश्चन है, आप आंसर कर पा रहे होंगे, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन यही क्वेश्चन में थोड़ा ना थोड़ा चेंज करके या फिर दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, CO2 SO2 की जगह कुछ और आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा और सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 18 तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 19 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आपका है। यहां पे लिखा है कि समान ताप एवं दाब पर H2 का एक निश्चित आयतन 26 सेकंड में विसरित होता है, उतने ही समय में उन्हीं स्थितियों में CO2 के उतना ही आयतन 122 सेकंड में विसरित होता है। CO2 के नहीं, CO2 का होना चाहिए आप, यानी उतने ही समय में उन्हीं स्थितियों में CO2 का उतना ही आयतन, ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा इस लाइन का मतलब क्या है। 122 सेकंड में विसरित होता है तो CO2 का वाष्प घनत्व होगा, ये हमें यहां पे निकालना है। वाष्प घनत्व वाला ये भी टॉपिक थ्योरी पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिखा कि माना H2 का विसरित होने वाला आयतन V है। क्या लिखा? माना H2 का विसरित होने वाला आयतन V है। फिर इसके बाद CO2 का विसरित आयतन भी यहां पे V ही हो जाएगा। क्यों V हुआ? अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। समान ताप एवं दाब पर H2 का एक निश्चित आयतन 26 सेकंड में विसरित होता है। H2 का एक निश्चित आयतन यहां पे दिया हुआ था, ये आयतन तो हमें पता नहीं, तो माना H2 का विसरित होने वाला आयतन V है, ये मैंने मान लिया, V मान लिया। फिर लिखा है उतने ही समय में उन्हीं स्थितियों में CO2 का उतना ही आयतन जितना H2 का, यानी जब H2 का विसरित होने वाला आयतन V माना तो CO2 का भी क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। ये लाइन आपकी क्लियर हो गई होगी, यहां तक मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। फिर इसके बाद देखिए जो H2 का एक निश्चित आयतन 26 सेकंड में विसरित होता है, यानी T1 की वैल्यू 26 सेकंड। फिर इसके बाद उतने ही समय में उन्हीं स्थितियों में CO2 का उतना ही आयतन 122 सेकंड में, यानी T2 की वैल्यू 122 सेकंड, ये हमें दी हुई है। यहां तक क्लियर हो गया ना? अब इसके बाद देखते हैं हम यहां पे क्या करेंगे। ग्राहम के नियमानुसार, ग्राहम का नियम हम यहां पे यूज करेंगे। देखिए ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब देखिए ग्राहम के नियम में कई फॉर्मूले दिए हुए हैं, एक ही नहीं है, कई फॉर्मूला आपका है। जैसे एक आपका है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√D, फिर एक आपका है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√M, कई दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। और ये भी वाला है, आप थ्योरी पार्ट में चेक कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? V1T2 अपॉन में V2T1 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर D2 अपॉन में D1, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे वाष्प घनत्व पूछा गया है, इसीलिए फॉर्मूला हम यहाँ पे D के टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। अभी ऊपर हमारा बार बार अणु भार आ रहा था तो वहां पे हम M का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब वाष्प घनत्व आया है तो D का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए V1 की जगह हम क्या रखेंगे? देखिए साफ साफ लिखा है, माना S2 का विसरित होने वाला आयतन V है, तो V1 की जगह साफ साफ V हम यहां पे रख देंगे, इनटू T2 की वैल्यू 122 सेकंड रख दी यहां पे। फिर इसके बाद अपॉन में V2, देखिए CO2 का विसरित आयतन भी हमने V ही माना हुआ है, तो यहां पे V2 की जगह क्या हो जाएगा? V हो जाएगा, ठीक है। देखिए V2 की जगह क्या हो जाएगा? V हो जाएगा, क्योंकि CO2 का भी विसरित आयतन हमने V ही माना हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखिए V1 की वैल्यू भी यहां पे V है और V2 की वैल्यू भी यहां पे V है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे ये देखिए V रख दिया, इनटू T1 की वैल्यू 26 सेकंड ये रख दिया। फिर इसके बाद D2, ध्यान रखिएगा, D2 की जगह हम क्या रखेंगे? D2 की जगह यानी DCO2, यही तो आपका हो जाएगा, यही तो आपका होगा। D2 की जगह क्या हो जाएगा? D2 की जगह यहां पे हम क्या रख सकते हैं? DCO2, ये हो जाएगा। ये हमें निकालना है, ध्यान रखिएगा, ये हमें यहां पे निकालना है, यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। ये देखिए तो CO2 का वाष्प घनत्व होगा, ये हमें निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो DCO2 अंडर रूट के अंदर, और D1 की जगह, अब देखिए D1 की जगह क्या होगा? D1 यानी हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा, जो H2 है इसको, तो H2 का हम क्या करेंगे? वाष्प घनत्व हम यहां पे निकाल लेंगे। तो देखिए वाष्प घनत्व के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है? अणु भार बराबर क्या होता है? 2 गुणे वाष्प घनत्व,
ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है थ्योरी पार्ट में, ठीक है। तो अणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व हो जाएगा। तो यहां तक हमने DCO2 और अपॉन में ये 1 कैसे आया, D1। देखिए हाइड्रोजन का हम यहाँ पे वाष्प घनत्व निकालेंगे, तो देखिए अणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है, हाइड्रोजन का अणु भार 2 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 गुणे वाष्प घनत्व यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 2 गुणे वाष्प और घनत्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा वाष्प घनत्व एक ही तो मिलेगा, एक मिलेगा ना, ठीक है, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2 इंटू वाष्प घनत्व ये दिया हुआ है, तो सॉल्व करने पर हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। यानी D1 की जगह हम क्या रख देंगे, D1 की जगह हम रखेंगे 1 को। ध्यान रखिएगा क्या निकाला हमने, हाइड्रोजन का वाष्प घनत्व, ठीक है। तो ये 1 हो गया, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये V से V कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समान है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं S2 का विस्तृत होने वाला आयतन V और CO2 का भी V है, यानी तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या है 122 बटे में 26। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 4.69 इज इक्वल टू, अब DCO2 और अपॉन में D1 की जगह हाइड्रोजन का वाष्प घनत्व 1 निकला हुआ था, अब 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो अंडर रूट के अंदर DCO2 ये आपका हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड्स का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जब वर्ग करेंगे ये स्क्वायर रूट यहां से हटेगा, तो आगे क्या आ जाएगा DCO2 इज इक्वल टू, और 4.69 जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 21.99, ठीक है, समथिंग यही के आएगा 21.99 समथिंग यहां तक आएगा। फिर इसके बाद देखिए DCO2 इज इक्वल टू 21.99 जो कि करीब है किसके, 22 के, यानी DCO2 इज इक्वल टू 22 निकल गया वाष्प घनत्व यहाँ पे 22। चलिए ऑप्शन में चेक करते 22 कहां दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। देखिए सॉल्व करने पर हमारा क्या आया था 21.99 जो कि करीब है 22 के, जाहिर सी बात है, तो थोड़ा आगे चलेंगे 22 यही तो मिलेगा, और यही हमारा ऑप्शन में दिया ही हुआ था, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। CO2 का वाष्प घनत्व होगा 22। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पर ही आपको समझ में आएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इन टाइप के क्वेश्चंस की, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। और इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका फिक्स होता है, एक न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। न्यूमेरिकल कभी कभी 1 2, ठीक है, 2 न्यूमेरिकल आ जाता है और 1 क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी 2 न्यूमेरिकल 2 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसीलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया है आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT में R का मान निर्भर करता है। ऑप्शन ए दिया गैस की प्रकृति पर, ऑप्शन बी गैस की मात्रा पर, ऑप्शन सी गैस के दाब तथा आयतन पर, और ऑप्शन डी दिया गैस के ताप पर। तो ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पूरा आदर्श गैस समीकरण ही पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और इस क्वेश्चन के बारे में भी मैंने आपको बताया है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में भी पहले कई बार सॉल्व कराया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गैस के दाब तथा आयतन पर। ध्यान रखिएगा आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT में R का मान निर्भर करता है गैस के दाब तथा आयतन पर। सिंपल सा क्वेश्चन है, करीब आज मैं आपको 5वीं बार ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। थ्योरी पार्ट में बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में 2 से 3 बार क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि न्यूमेरिकल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक गैस का आयतन 15 डिग्री सेल्सियस पर 300 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन 600 सेंटीमीटर क्यूब करने के लिए उसका तापक्रम होना चाहिए, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है कि एक गैस का आयतन 15 डिग्री सेल्सियस पर 300 सेंटीमीटर यानी 300 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी प्रारंभ में आयतन V1 इज इक्वल टू हमें कितना दिया गया, V1 की वैल्यू 300 सेंटीमीटर क्यूब ये दी गई है, ठीक है। और तापमान प्रारंभ में T1 इज इक्वल टू क्या दिया है, 15 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसको हम क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे, प्लस 273 कर देंगे, बस। ये थ्योरी पार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, अब ऐड करेंगे 15 और प्लस 273 को, तो 288 और केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद देखिए
आगे लिखा है कि आयतन 600 सेंटीमीटर क्यूब करने के लिए उसका तापक्रम कितना होना चाहिए। तो यही हमें निकालना है तापक्रम, यानी T2 की वैल्यू को हमें यहां पे निकालना है। तो नया तापमान जो है T2, इसको मैंने T2 ही मान लिया, ठीक है। नया तापमान ये हमें निकालना है, पता है नहीं हमें, तो नया तापमान T2 इज इक्वल टू, मैंने यहां पे T2 ही मान लिया, नए तापमान को मैंने T2 ही मान लिया। और फिर उसके बाद T2 आयतन पर, देखिए T2 पर आयतन यानी तापमान T2 पर, ठीक है, तापमान T2 पर आयतन कितना दिया है, जो आयतन V2 है ये हमें कितना दिया गया, ये देखिए 600 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो दिया गया है ना। ये V2 की वैल्यू हो जाएगी, तो V2 की वैल्यू हमें यहाँ पे 600 सेंटीमीटर क्यूब दी गई है। और जो नया तापमान T2, इसको हमने यहाँ पे T2 ही माना है, T2 बराबर T2 माना है, ये समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसकी वैल्यू को हमें निकालना है। यूज क्या करेंगे, चार्ल्स का नियम। यहाँ पे चार्ल्स के नियम से V1T1 इज इक्वल टू V2T2 होता है, ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बताया हुआ है। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। तो V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू मैं आपको ऊपर ले चल के दिखाता हूं, ये देखिए 300 सेंटीमीटर क्यूब, यानी V1 की जगह हम रखेंगे 300 को। T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू 15 डिग्री सेल्सियस दी थी, केल्विन में चेंज किया, 288 हमें मिला था। ये इज इक्वल टू V2 की वैल्यू 600 सेंटीमीटर क्यूब, V2 की जगह 600 को, और T2 की वैल्यू को हमने T2 ही माना हुआ है, तो T2 की जगह T2 ही रहेगा। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए सीधे सीधे ये 300 1 जा 300 2 जा 600, सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए T2 की मल्टीप्लाई 1 में T2 ही मिलेगा, और यहाँ पे 288 की मल्टीप्लाई 2 में करवाएंगे, यानी T2 इज इक्वल टू 288 इंटू 2 हो जाएगा। और किस में आएगा, देखिए 288 की मल्टीप्लाई 2 में तो 576, और केल्विन में आएगा। अब इसको क्या करेंगे, केल्विन से हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे, कुछ नहीं करना। जो 576 केल्विन आया हुआ है, यहां पे क्या करेंगे, 576 में से हम 273 को लेस कर देंगे और डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। 576 में से 273 को लेस कर दीजिए, आपको मिलेगा 303 और डिग्री सेल्सियस में। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि T2 की वैल्यू हमारी निकली है क्या, 303 डिग्री सेल्सियस। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया हुआ है, तो 303 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी में दिया गया। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए इतना करने के बाद, जैसे इतना हमने वैल्यूज को पहले डिसाइड किया, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे चार्ल्स के नियम को यूज करना है। V1T1 ये सब किस में आता है, चार्ल्स के नियम में ही तो आता है, तो आप ऐसे ही आसानी से पता लगा लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात 2:3 है, तो गैसों के अणुभारों में अनुपात होगा, यानी गैसों के अणुभारों का अनुपात, ये हमें यहाँ पे निकालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, रूल हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्राहम के विसरण का नियम। ग्राहम के विसरण के नियमानुसार होता क्या है, एक फॉर्मूला आपका होता है R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर M2/M1 होता है। और एक रिलेशन मैंने आपको और बताया है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√M, ये होता है, ये मैंने आपको अभी ऊपर भी कई बार बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दिया क्या है कि दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात 2:3, यानी R1:R2 की वैल्यू हमें यहाँ पे 2:3 दी गई है। इसको लिखना चाहे तो हम R1/R2 क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं ना। यानी यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर M2/M1 है, यानी R1 और R2 की जगह क्या आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि R1:R2 हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया 2:3, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। R1 और R2 की जगह, R1 की जगह 2 और R2 की जगह 3 ये रख दिया, और फॉर्मूले में आपका अंडर रूट के अंदर M2/M1 ये होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बस स्क्वायर करते हैं यहाँ पे। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो जो ये अंडर रूट है ये यहां से हट जाएगा, तो बचेगा क्या, M2/M1 बचेगा, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए M1 आएगा ऊपर, M2
आएगा नीचे, ध्यान रखिएगा। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ये रिलेशन ऊपर मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब m1 ऊपर m2 नीचे इज इक्वल टू, अब m1 की जगह 9 ये था तो 9 तो रहेगा ही, और m2 की जगह 4 यानी 4 था, ये आपका रहेगा। क्या हो जाएगा, m1 अपॉन में m2 हो गया। देखिए m2 अपॉन m1 था, देखिए m1 आ गया ऊपर, m2 नीचे, तो m1 की जगह 9 और m2 की जगह 4, या फिर इसको लिखना चाहे m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 9/4, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमें निकालना था। चलिए ऑप्शन में चेक करते, कहां पे दिया है 9/4, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि परस्पर अभिक्रिया ना करने वाली गैसों का कुल दाब समान परिस्थितियों में इन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, यह है। तो ये क्या है, ये डाल्टन का नियम है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आते हैं। देखिए क्वेश्चन था कि परस्पर अभिक्रिया ना करने वाली गैसों का कुल दाब समान परिस्थितियों में इन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता, यह है डाल्टन का नियम, है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ डाल्टन का नियम लिखा गया, आंशिक दाब लिख देता तो आप बड़े आसानी से पहचान जाते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो आंशिक दाब लिखा हुआ है, वैसे ही आप बता देंगे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किसी गैस की विसरण की गति, ऑप्शन ए दिया है इसके घनत्व के समानुपाती होती है, नहीं होगा। ऑप्शन बी इसके अणुभार के वर्गमूल के समानुपाती होती है, भी नहीं होगा। इसके अणुभार के समानुपाती, ये भी नहीं होगा। इसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m होता है, ये मैंने आपको कई बार बताया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, इसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये रिलेशन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m अणुभार होता है, ये आपको समझना है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, इतना आपको पता है, इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से कर पाएंगे, और ये सब मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी क्लियर करवा दिया है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता कहलाता है ऊष्मीय ताप, क्रांतिक ताप, रेखीय ताप, वायुमंडलीय ताप। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से कई क्वेश्चंस आए थे, ध्यान रखिएगा। और हर एक साल इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस फिक्स होते हैं। कभी कभी 2 क्वेश्चन, फिर 3 या फिर 4 क्वेश्चन भी आते हैं, और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस भी नहीं आते। जो करवा रहा हूं, अगर इतना पढ़ लेंगे ना तो इसी में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, क्रांतिक ताप होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में भी करवा दिया है, और एक बार टेस्ट में भी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन है कि वर्ग माध्य मूल वेग तापमान से निम्नलिखित व्यंजक के द्वारा संबंधित होता है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपके अरिहंत की बुक में नहीं दिया गया है, और सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 4 में करवाया हुआ था, और यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में शायद वो क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। अब चेक कर लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। VRMS इज इक्वल टू अंडर के अंदर 3RT अपॉन में m। ऑप्शन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका, ध्यान रखिएगा, इस बार पूछा जा सकता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि मीथेन से भरे एक गुब्बारे को एक नुकीली बिंदु वाली सुई से छेद कर उसे तुरंत समान दाब पर हाइड्रोजन के ताल में डुबा दिया जाता है। कुछ समय पश्चात गुब्बारा छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पूरी तरह से पिचक जाएगा, या अनंत समय में पिचकेगा। टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम
2006 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम ही पूछे आते हैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन फिर भी 2006 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है तो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे लगेगा क्या, यहाँ पे देखिए अणुभार वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला, बस सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए हाइड्रोजन का अणुभार ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का अणुभार मीथेन की अपेक्षा कम है। जो हाइड्रोजन का अणुभार होता है, देखिए हाइड्रोजन का अणुभार 2 होता है और मीथेन का 16 होता है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए हाइड्रोजन का अणुभार 2 और मीथेन का 16 होता है। मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि हाइड्रोजन का जो अणुभार है वो मीथेन की अपेक्षा कम है ना। देखिए हाइड्रोजन का 2 होता है अणुभार और मीथेन का 16, तो क्योंकि हाइड्रोजन का अणुभार मीथेन की अपेक्षा कम है, अतः इसके विसरण की दर मीथेन की अपेक्षा अधिक होगी। ध्यान रखिएगा, मीथेन की अपेक्षा जो हाइड्रोजन के विसरण की दर होगी वो अधिक होगी। इसी कारण गुब्बारे का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, विद कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये क्वेश्चन यहां पे डिटेल में बता दिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर में कई क्वेश्चंस आपके हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो अभी तक मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 28 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए और जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे भी इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, तब मैं इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए, ये इस चैप्टर में इतना काफी है। क्योंकि देखिए इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, टोटल 28 क्वेश्चन यहां तक आज सॉल्व हो गए। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या फिर आप ये चाहते हैं कि इस चैप्टर का एक पार्ट और बनाया जाए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और आज की इस वीडियो में कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।